हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी इस वीडियो को लाभ मिले। तो बच्चों, हम देर नहीं करेंगे, क्लास की शुरुआत करेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो रियल नंबर, वास्तविक संख्या होगा, ठीक है। और ये हमारे क्लास 10 के गणित का, मैथ का पहला चैप्टर है, ठीक है। और आपका रिवीजन चल रहा है, आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गया है, ज्यादा दिन आपके लिए बचे नहीं है। तो हमने द्विघात समीकरण और त्रिकोणमिति के 10-10 सवाल हमने करा दिए हैं। इसके लिए भी हम आपके 10-12 सवाल लेके आए हैं, ठीक है। तो हम उन सभी महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। जितने भी सवाल आपके लिए हम लेके आए सब महत्वपूर्ण सवाल हैं और परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी प्रश्नों को हल करेंगे, साथ में साथ उसका पोस्टमार्टम करेंगे। सवालों के साथ साथ जितनी भी और संभावनाएं बनेंगी, सब चीजों को आपको हम डिटेल में बताएंगे, ठीक है ना। चलो, तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, प्रश्नों को पढ़ते हैं फिर हल करते हैं। प्रश्न हमारा पहला कह रहा है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी को, पहले तो आप पूर्णांक समझ लो, पूर्णांक क्या होता है, ठीक है ना। आपने संख्या रेखा देखी है, संख्या रेखा देखी है ना, जिसपे संख्याओं को दर्शाया जाता है, ठीक ना, जिसपे संख्याओं को दर्शाया जाता है, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए भाई, इसे बोलते हैं संख्या रेखा, संख्या को दर्शाने वाली रेखा, ठीक। इन्हें हम बोलते हैं नंबर लाइन। क्या बोलेंगे? नंबर लाइन, ठीक। तो बीच में होता है 0 0, इधर सब होते हैं धनात्मक संख्या। क्या होती है? धनात्मक संख्या, ठीक है। कहाँ तक? अनंत तक। इधर सब होती है ऋणात्मक। क्या होती है? इधर सब होती है ऋणात्मक, ठीक। ये भी कहाँ तक? अनंत तक। तो जीरो को हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? जीरो को बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है। जीरो के इधर वाले को हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? जीरो के इधर वाले को हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्यों भैया? सब धनात्मक है। और जीरो को इधर वालों को हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। क्लियर है? कोई समस्या नहीं। पूर्णांक की बात हुई थी। पूर्णांक को भैया संख्या रेखा में दर्शाया जाता है और ओवरऑल अगर हम सबकी बात करेंगे तो इन्हीं सबको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपका चैप्टर नहीं, रिवीजन चल रहा है, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला, सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। जीरो को पूर्णांक बोलते हैं। जीरो ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। इधर वाले को धनात्मक बोलेंगे, इधर वाले को ऋणात्मक बोलेंगे, ठीक है। अब किसी चीज को दर्शाने के लिए हम मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, अल्फाबेट में ही हम चर को मान के, अल्फाबेट में ही हम इस्तेमाल करते हैं। अल्फाबेट को हम स्टैंडर्ड फॉर्म का दर्जा देते हैं, मानक या व्यापक रूप का दर्जा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पाया कि भैया जितने भी अल्फाबेटिक मान होते हैं उनको सबको हम चर की कैटेगरी में रखते हैं। चर कैसा होता है? एक अज्ञात राशि होती है, अज्ञात राशि जिसका मान हमें पता नहीं होता और वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म अल्फाबेटिक में मान को लेकर नहीं चलेंगे, तो अगर हम किसी एक नंबर को दर्जा देंगे, भैया ए बी की जगह हमने बोल दिया एक व दो कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो वो सिर्फ इंडिविजुअली उसी के लिए फिक्स हो जाएगा। अगर हमने ए और बी कोई हमने अल्फाबेटिक नाम दे दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म दे दिया, तो हम कोई भी शब्द लगा सकते हैं जिसमें दिया है ना, जो धनात्मक पूर्णांक ए और बी को, हाँ, यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी को ए बराबर एक्स की घात 3 वाई बराबर 2 बी बराबर एक्स की घात वाई बी बराबर एक्स की घात 1 वाई की घात 3 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां एक्स वाई अभाज्य संख्या है, तो एचसीएफ निकालो। तो भाई धनात्मक पूर्णांक ए बी इसलिए हम दिए कि अब ए बी की जगह हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक रख सकते हैं, ठीक है ना। चलो, हमसे कहा ए और बी क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। अब धनात्मक पूर्णांक कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, कोई भी नंबर आप पुट करोगे तो भैया कोई एक पूर्णांक निकल के आएगा धनात्मक, ठीक। तो ए और बी हमें क्या दे रखा है? भैया धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर है? क्या है? धनात्मक पूर्णांक, धा है, ठीक है ना। हमसे कह रहा है कि a बराबर x की, देखो और क्या दे रखा है, आगे दे रखा है कि भैया a बराबर x की घात 3 और y की घात 2 तथा b बराबर दे रखा है
x की घात 1 y की घात 3 के रूप में व्यक्त किया जाए। a बराबर को ऐसे और b बराबर को ऐसे व्यक्त किया जाए जहां पर x और y अभाज्य संख्या है। कंडीशन क्या दे रखी है कि भैया x और y क्या है, x व y अभाज्य संख्या है। ऐसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। x व y अभाज्य संख्या है और हमसे कह रहा है कि भैया a कॉमा b का एचसीएफ बता दो। a कॉमा b का एचसीएफ क्या होगा बताओ। इसका एचसीएफ आपसे पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है आपसे, एचसीएफ पूछा है। तो भैया अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या थोड़ा आप समझ लीजिए। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या समझ लीजिए, इसको हटाएंगे, इसके बाद फिर हम सवाल को हल कर देंगे, ठीक है। अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या दोनों समझ लो। हमने क्या बोला कि देखो अभाज्य संख्या सरल भाषा में समझो, गणितीय भाषा में अगर आप समझोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। हमने क्या बोला, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। और देखो लोग सोचते हैं कि गणितीय भाषा में समझे, अगर स्टैंडर्ड डिफिनीशन देना शुरू कर देंगे ना, लोगों को लगता है कि हम स्टैंडर्ड डिफिनीशन देंगे तभी सामने वाला संतुष्ट हो पाएगा। हमारे कहने के तात्पर्य है कि मानक परिभाषा काम नहीं आता, आप गणितीय परिभाषा दोगे, शब्दों की समस्या बनी रहेगी, कठिन कठिन शब्द होंगे जिसका सारांश, जिसका अंश किसी को पता ही नहीं होता। वो गणितीय भाषा में याद तो कर लेते हैं, बच्चे को समस्या क्या होती है, वो गणितीय भाषा में परिभाषा याद कर लेते हैं, उसका तात्पर्य मतलब नहीं पता होता, ठीक है ना। बच्चों को यही सिखाया जाता है, दो गुणनखंड हो जो एक से कट जाए स्वयं से कट जाए तो अभाज्य होती है, उससे ज्यादा कट जाए तो भाज्य होती है। ये क्यों रटना है, गणितीय भाषा में आप याद करो भूल जाओगे, क्योंकि आपने समझा नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। हमें अगर ये लगे भाई स्टैंडर्ड डेफिनेशन देंगे तो हम अपने आप से खुशी महसूस करेंगे, भाई हमने गणितीय भाषा दी है, भाई सामने वाले हमारे तारीफ करेगा, ऐसा कुछ नहीं। सबसे सहज और सरल बात क्या होती है, जो चीज हम बता रहे हैं अगर सामने वालों को समझ में ही ना आए, भाव हमारा सामने वालों को समझ में नहीं आ रहा है, तो आपकी भाषा का भाव, अगर आपकी भाषा सामने वालों को समझ में नहीं आ रही तो आपका पढ़ाना बेकार, फिर आप क्यों पढ़ाते हो। अगर सामने वाले को हमने जो भी बताया अगर वो समझ में ही नहीं आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि हमने स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी, तो अगर सामने वालों को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। तो भाषा सरल और सहज होनी चाहिए, सामने वालों को पूरी परिभाषा समझ में आना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि गणितीय परिभाषा आप दीजिए, आप सरल भाषा में बच्चों को बताइए, भाव समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। देखो मेरे कहने का मतलब क्या है, हमने क्या बोला कि भैया भाज्य संख्या भाज्य संख्या, तो देखो सीधे शब्दों में समझ लो, दुनिया में जितनी भी संख्या है, दुनिया में जितनी भी संख्या है, अगर कोई भी संख्या आपने लिख दिया, हमने लिख दिया 35, ठीक, कुछ भी जो मन में आए, दुनिया में कोई भी संख्या है, आप बिना सोचे समझे, ये तो आप बिना कुछ नियम लगाने नहीं, कोई भी संख्या है तो वो संख्या एक से और स्वयं से कटना ही कटना है। दुनिया में कोई भी संख्या है वो एक क्या होगा, एक का एक भी उसका एक गुणनखंड होगा और स्वयं से भी कटेगी, ठीक ना। हमने क्या बोली, दुनिया में कोई भी संख्या है वो एक से और स्वयं से कटना ही कटना है, बिना सोचे समझे, कोई नियम नहीं लगाना। कोई भी अगर तुमने संख्या लिखी तो तुम्हें एक, अगर तुम्हें भाज्य व भाज्य पता करना है ना, तो तुमने कोई भी संख्या लिखी तो एक और उस संख्या को तो पहले लिख ही दो बिना सोचे समझे, ठीक। उसके बाद खेल शुरू होता है, अगर इन दोनों के अलावा कोई भी एक गुणनखंड और मिल जाए, एक ही ढूंढना, ज्यादा नहीं ढूंढना, कोई भी एक मिल जाए, अब कटा किससे, 5 सते 35, अब आगे जाना ही नहीं, दो से ज्यादा हो गया तो भैया हो गया ये भाज्य, ठीक। अगर इनके तुमने बिना सोचे समझे ये 1 और 35 लिखा और इसके अलावा नहीं मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। जैसे हमने लिख दिया 7, अब 7 को तो पहले सोचना नहीं, 1 और 7 तो लिख ही दो, अब ढूंढो तीसरा, तीसरा नहीं मिल रहा है तो कैसी हो जाएगी, अभाज्य। अगर मिल गया तो भाज्य। क्लियर है, ज्यादा ताम झाम करने की कोशिश नहीं। समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा। चलो अब देखो, अपने आप ने ये पढ़ लिया, अब सवाल की तरफ आ जाते हैं। हमसे कह रहा है कि भाई साहब इसका एचसीएफ बता दो। तो एक चीज आप दिमाग में बैठा लो, अगर आपको संख्या पावर में दे रखी हो, घात में दे रखी हो, हमने क्या बोले, घात में संख्या दे रखी हो, आपसे एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ में कॉमन छिपा होता है, क्या छिपा होता है, कॉमन।
एचसीएफ में कॉमन छिपा होता है। कहने का मतलब घात में संख्या दे रखी हो, आपसे एचसीएफ पूछ रहा है, तो पहली चीज तो आप कॉमन देखना है कि ऐसी संख्या जो दोनों में होनी चाहिए। तो भाई साहब एक्स एक्स दोनों में है, वाई वाई दोनों में, बात बन गई। तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि अगर आपको घात में संख्या दी हो, आपसे एचसीएफ पूछ रहा है तो आप सबसे छोटी पावर लेंगे, उस संख्या की सबसे छोटी पावर लेंगे। क्या लोगे? सबसे छोटी पावर लोगे, सबसे छोटी पावर लोगे। हमने क्या बोला? उस संख्या की सबसे छोटी पावर लोगे। अब आप हमको ये बताओ, इसमें और इसमें एक्स की सबसे छोटी पावर क्या है? तो कहते सर जी इसमें तो एक्स है। अच्छा, वाई में सबसे छोटी पावर क्या है? वाई स्क्वायर है। तो एक्स और वाई स्क्वायर यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? चलो अच्छी बात है, समझ में आया ना? हमने क्या बोले? यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? चलो अब इसका एलसीएम भी समझ लेते हैं। अब अगर एचसीएफ की बात हो ही गई है तो एलसीएम भी समझ लेते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं? इसका अपोजिट करते हैं। हमने क्या बोला कि भाई एचसीएम में छोटी पावर लोगे और एलसीएम में क्या करोगे? बड़ी पावर लोगे। क्या लोगे? बड़ी पावर लोगे। क्या लोगे? बड़ी पावर लोगे। अब आप बताओ, बड़ी पावर लेना है, लेकिन एलसीएम का दो नियम होता है। बड़ी पावर लेना है, कॉमन जो रहे, हमने क्या बोला? कॉमन पहले देखोगे एचसीएम में, फिर छोटी पावर लेना है। एलसीएम में क्या करोगे? उसमें भी कॉमन छिपा होता है, कॉमन तो लेना है, लेकिन कॉमन लेते समय आप बड़ी पावर लोगे। उसके बाद दूसरा नियम यहाँ से शुरू होता है कि जो बच जाएगा कॉमन के अलावा उसको भी नहीं छोड़ना है, उसको भी लेना है। एचसीएफ कंजूस होता है। ये क्या होता है? ये कंजूस होता है। क्यों? ये उतना ही लेता है जो दोनों को मिल जाए जितनी इसको जरूरत होती है। लेकिन एलसीएम भैया क्या होती है? कंजूस नहीं होती। जो कॉमन है उसको तो लेगा लेगा, और जो बच गया उसको भी नहीं छोड़ता। कहने का मतलब एलसीएम में छोटी पावर लोगे, एलसीएम में बड़ी पावर लोगे। अगर इसी का हम एलसीएम पूछ लें तो क्या होगा भाई? सबसे बड़ी पावर एक्स की क्या लेगो? एक्स की घात 3। वाई की क्या होगी? वाई की घात 3। यही आपको क्या हो जाएगा? यही आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, ये यहां तक बात खत्म नहीं हुई। हमने क्या बोला? अगर संख्या आपको बड़ी पावर तो लेनी ही, संख्या की बड़ी पावर तो लेनी, प्लस जो बचेगा कॉमन के, देखो पहली चीज तो कॉमन दोनों में ढूंढना है। कॉमन ढूंढने के बाद एचसीएफ है तो छोटी पावर लेना है, एलसीएम है तो बड़ी पावर लेना है। एचसीएफ वहीं तक सीमित है, छोटी पावर लेके छोड़ देना है कॉमन, लेकिन एलसीएम में कॉमन वाली बड़ी पावर तो लेनी है, प्लस जो बचेगा उसको भी नहीं छोड़ना। आप एक एग्जाम्पल से और समझ लो। हमने जैसे ले ली भाई 7 की पावर 5, 6 की पावर 3, 2 की पावर 4। क्लियर है? इधर ले लिए 7 की पावर 6, 6 की पावर 2, बस इतना ही ले लिया हमने। क्या पहले तो कॉमन देखना है और सबसे बड़ी पावर लेना है। अगर हमने बात कर दी एलसीएम की, किसकी बात करती है? एलसीएम की। तो भाई 7 की घात 6 बड़ी, आप ये ले लो। ठीक है, और इसमें 6 की घात 3 बड़ी, आप ये ले लो। ठीक, अब बचा क्या भाई साहब? 2 की पावर 4, इसको भी नहीं छोड़ना है। भाई पहले तो बड़ी पावर लेना है जो कॉमन होगा, अब जो बचा है उसको भी नहीं छोड़ना है। 2 की पावर 4, इसको भी नहीं छोड़ना है। क्लियर है? इसका मतलब ये आपका एलसीएम क्या हो गया? ये हो गया। ठीक, अच्छा 2 की पावर 4 हमने क्यों लिया? उसका कारण आप समझना चाहोगे? आप ये बताओ, किसी भी संख्या में आप किसी भी संख्या में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हर संख्या के पीछे एक छिपा होता है, आप यहाँ 1 लिखो। आपको पता नहीं, किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 की घात हो उसका मान 1 होता है। कोई भी संख्या ले लो। अब भैया हम यहाँ इसको 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, 1 को नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्यों लिखेंगे? कंपेयरिंग करने के लिए। अब इसमें बताओ तो सबसे बड़ी घात क्या है? 2 की पावर 0 की 2 की पावर 4, 2 की पावर 7। तो इसलिए हमने 2 की पावर 4 ले लिया। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसा समझ लो कि भाई साहब किसी भी संख्या की पावर आप ले लो, उसका मान 1 होता है। अगर किसी भी संख्या का पावर 0 है उसका मान 1 होता है। क्लियर है? उसका मान जब 1 होता है, भैया 1 हर एक संख्या के पीछे छिपा होता है। 1 को हम क्या लिख सकते हैं? जिससे कंपेयरिंग करेंगे, भैया 2 की पावर 4 बचा, जिसे हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। अब इसमें बड़ा क्या है? 2 की पावर 4, इसीलिए हमने ले लिया एलसीएम ये। क्लियर है? समझ में आया? हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं भैया प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 आपका हो गया है, प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलेंगे। आपको जानकारी बता दें भैया, दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आपका 6 नंबर का ये जरूर आता है। सिद्ध कीजिए कि √3 या √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको भी हम आपको बता देंगे। क्लियर है? चलो अब ध्यान देना, हमसे क्या कह रहा है? अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। हमसे कह रहा है 156 के अभाज्य संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड में
2 की अधिकतम घात कितनी होती है? 156 होता है। इसका अभाज्य गुणनखंड करो। 2 की अधिकतम घात देखो, 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18। बस भाई, अब ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा। 3 का नियम क्या कहता है? डिविजिबिलिटी का। कोई संख्या 3 से कटेगी, उसके सभी अंकों का योग करो। जो संख्या आएगी अगर वो 3 से कट गई तो मतलब वो संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। ठीक है, तो भैया अब तो ये 3 से कटेगा, क्योंकि 2 से अगर संख्या जो कटती है उसका इकाई अंक 2, 4, 6, 2 का गुणज होना चाहिए और 0 भी होना चाहिए। ठीक है, तो भाई यहाँ ऐसी कंडीशन तो दिख नहीं रही, 9 दिख रहा है भैया। ठीक है, इसका मतलब यही छोड़ो, आगे चलने की जरूरत ही नहीं है। 2 की अधिकतम घात क्या हो जाएगी? 2। ठीक, ठीक है, 2 की अधिकतम घात क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, चलो अब प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। भैया प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि भैया आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4, और दे रखा है 2 प्लस √3, और दे रखा है √9। ठीक, और क्या दे रखा है? 0.12, 12, 12। हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है? क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है? ठीक है, अपरिमेय संख्या के तो आपको हम कई कॉन्सेप्ट बताएंगे, लेकिन इस सवाल के अंतर्गत जितना जो कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है, जो लॉजिक यहाँ लगेगा, सिर्फ उतने की अभी चर्चा करेंगे। आगे जो सवाल आएगा उन पे जो बाकी बचे हुए कॉन्सेप्ट है अपरिमेय परिमेय का, वो आपको हम क्लियर करा देंगे। ठीक है, हमने क्या बोला इसमें से कह रहा है भाई कि भाई कौन सा अपरिमेय संख्या? देखो अपरिमेय संख्या क्या होती है, हम इस पे अभी चर्चा नहीं करेंगे कि भाई जो p बाई क्यू के रूप में होता है वो परिमेय होता है, और जो p बाई क्यू के रूप में नहीं होता वो अपरिमेय होता है। जहां पर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि भाई क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए, इस पे चर्चा नहीं करेंगे। ठीक, हमने क्या बोला कि भैया हमसे कह रहे हैं 4 में कौन सा अपरिमेय संख्या? तो अपरिमेय संख्या आप ये समझ लो, ऐसी संख्या जो रूट के अंदर हो। हमने क्या बोला? ऐसी संख्या जो रूट के अंदर हो और जिसका वर्गमूल ना निकले, जिसका वर्गमूल ना निकले, जिसका स्क्वायर रूट ना निकले। समझ में आ रहा है कैसे? हमने लिख दिया 16। भैया 16 का स्क्वायर रूट निकालो, क्या होगा? सर जी तो वर्गमूल निकालो, कितना होगा? परफेक्ट वर्गमूल। उस परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल निकल अगर निकल रहा है तो वो परिमेय संख्या है, अगर नहीं निकल रहा है तब वो अपरिमेय संख्या है। पूर्ण वर्गमूल जिसका नहीं निकलता हो, परफेक्ट, आधा अधूरा नहीं, परफेक्ट वर्गमूल जिसका नहीं निकलता हो, नहीं निकलता हो। समझ में आ रहा है? नहीं निकलता हो, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है ना? क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अब 16 को देखो, 16 को अगर आप निकालोगे तो 16 का आप निकालोगे 4 गुणे 4, यही लिखोगे। हमने क्या बताया भाई साहब, हमारे लिए रूट होता है जेल। क्या होता है? जेल। हम इसे जेल मान के चलते हैं, और इस जेल का नाम हम रखते हैं रूट। हर जेल का अपना एक नियम होता है। यहाँ का नियम है भाई, जेलर साहब कहते हैं इस जेल से वही बाहर निकलेगा जो अपने ही शकल का एक साथी लाएगा और जोड़े में होगा। तो भाई 4 ने अपनी शकल का एक साथी लाया, जोड़े में निकल के क्या हो जाएगा? 4। कहने का मतलब 16 का एक पूर्ण वर्गमूल निकल के आ गया 4, आधा अधूरा नहीं निकलना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको कि भाई आधा अधूरा निकाल के आप रख दो। ठीक है, कहने का मतलब जैसे आपने ले लिया 36, अब 36 रूट के जेल के अंदर इसको आप क्या टुकड़ा करोगे, और जो भी टुकड़ा होना चाहिए ना वो किसमें, देखो अब इसका अगर आप टुकड़ा करोगे, जोड़ा बनाओगे, कैसे बनाओगे? देखो इसका कैसे बनाओगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 थे 12, 12 थे 36। अच्छा निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। देखो ये भी निकल जाएगा, ध्यान दो, 2 गुणे 2, 3 गुणे 3। ठीक है, कहने का मतलब अपने जैसे एक साथी लाओ, जोड़े में हो जाओ, अपने जैसे एक साथी लाओ, जोड़े में हो जाओ। ये निकल के 2 हो गया, निकल के 3 हो गया, कितना हो गया? 6। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है? ऐसी संख्या जो रूट के अंदर है और जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट पूर्ण वर्गमूल बाहर ना निकले, तब तो वह परमेय है। अगर निकल गया तो परमेय। तो इनका तो निकल गया भाई, 16 का निकल के 4 आया तो ये तो परमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमेय। 36 का निकल के 6 आया, ये भी परमेय हो जाएगा। अब जिसका नहीं निकलेगा वो अपरमेय हो जाएगा। जैसे हमने ले लिया, ध्यान देना, हमने ले लिया 8। ठीक, भैया 8 को भैया निकालो, क्या लिखोगे? 2 गुणे 2 गुणे 2। हमने क्या बोला? अपनी शकल की एक संख्या लो, जोड़े में हो, निकल के क्या आ गया? बाहर। ये बेचारा अकेला पड़ गया तो निकलेगा नहीं, बेचारा जेल के अंदर आधा अधूरा निकल गया है ना, 2 तो निकला लेकिन आधा पूरा निकला नहीं, एक बेचारा अंदर फंस गया। तो ये तुम्हारा भैया पूर्ण वर्ग मूल नहीं है,
परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो यही तुम्हारा अपरिमेय संख्या हो जाएगी। समझ में आया हमने क्या बोला? ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल ना निकले, जिसका निकल गया वो तो परमेय है, जिसका नहीं निकल रहा है वो अपरमेय। अब देखो भैया ये तो पूरा निकल ही, 8 पूरा कहाँ निकल रहा है, तो वो तो निकल गया, लेकिन एक बेचारा फंस गया। 36 में तो पूरा निकल गया, 16 में तो पूरा निकल गया, तो इसका मतलब ये अपरमेय है, ये परमेय है। अब सवाल पे आ जाओ भाई साहब, 4 को निकालो। 4 को आप क्या निकलोगे? 2 गुणे 2, भैया जोड़ा बना बाहर निकल के आ गया, तो भैया ये तो परमेय हो जाएगा। भैया 9 को निकालो। 9 को आप क्या लिखोगे? 3 गुणे 3, ये भी जोड़ा बना बाहर निकल आया, ये भी परमेय हो जाएगा। अब भैया दशमलव वाला ये है, इसको बोलते हैं अशांत और आवर्ती दशमलव। भैया परमेय संख्या के देखो दशमलव के 3 प्रकार होते हैं, 2 परमेय में आएंगे, अपरमेय। इस पे चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है? अभी आगे आने वाले प्रश्न में कर लेंगे, क्योंकि वहां अगर हम बताएंगे तो उसके साथ कई चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आप ये समझ लो कि भैया 12 12 12 ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, और खत्म भी नहीं हो रहा, खत्म भी नहीं हो रहा, ये डेड डेड है ऐसे, ठीक है ना, खत्म नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ये अशांत है। अशांत मतलब, शांत का मतलब होता है जो कोई चीज स्थिर हो जाए, स्टॉप। स्टॉप लग गया तो शांत, स्टॉप नहीं लगा है तो वो अशांत, ठीक है? तो अशांत है आवर्ती। आवर्ती मतलब जो चीज बार बार रिपीट हो रही है। यहाँ रिपीट क्या हो रहा है? 12 12 12। तो भैया अशांत आवर्ती दशमलव किस पे आता है? परिमेय में, ठीक। एक ये आता है, एक आता है शांत दशमलव परिमेय में। एक बचता है कौन सा? अशांत और अनावर्ती। अनावर्ती मतलब जो रिपीट ही नहीं होती लेकिन शांत भी नहीं होती, ये आता है परिमेय में। तो भैया ये तो अशांत है लेकिन आवर्ती है, किसमें जाएगा? परिमेय में। बचा कौन सा? ये रूट के अंदर है, 3 का रूट वर्ग स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, ठीक है। 2 प्लस रूट 3 तुम्हारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये मिटा दें। अब चलते हैं भैया अगले सवाल की तरफ, ठीक है। 2 प्रश्न आपके हो गए हैं, अब चलते हैं भैया अगले सवाल की तरफ। 2 प्रश्न आपके हो गए, ठीक है। अब चलते हैं भैया अगले प्रश्न की तरफ। भैया 2 प्रश्न हो गए, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भैया निम्न में से 3 प्रश्न हो गए आपके, ठीक है। अब चलते हैं चौथे की तरफ। हमसे कह रहे हैं जी एचसीएफ, ऐसे दे रखा है तुमको भैया कि एचसीएफ, हाँ दे रखा है एचसीएफ, ये दे रखा है एचसीएफ 306, 306 और 657, ठीक। ये 2 संख्या दे रखी है, इनका एचसीएफ दे रखा है 9, ठीक। और हमसे पूछ रहा है इन्हीं संख्या का एलसीएम, 306 और 657 का एलसीएम हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ए बराबर कितना दे रखा है? 30 और 66 57। बी बराबर क्या दे रखा है आपको? 10 254। और सी बराबर क्या दे रखा है आपको? 22 383। और डी बराबर क्या दे रखा है आपको? 22 338, 22 338। क्लियर है? चलो हमसे कह रहा है कि भैया एचसीएफ ये 2 संख्या है, इनका दे रखा है 9, और एलसीएम इन्हीं 2 संख्या का क्या होगा आपसे पूछ रहा है। तो आपको एक फार्मूला पता होगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, ये आगे इसको लिखो या पीछे लिखो बात बराबर, बराबर लासा गुणे मासा होता है। मतलब एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, ठीक है ना। या पहले इसको लिख दो भाई, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। तो भाई आपको 2 संख्या दे रखी 306 और क्या दे रखी 657, ठीक। एस एलसीएम आपसे पूछ रहा है, एचसीएफ दे रखा है 9। कोई चीज अगर गुणे में हो और ऊपर हो तो इधर आती बराबर के, तो नीचे आ जाती है, और नीचे वाली कहाँ जाती है? ऊपर हो जाती है। इसको आप इधर लाओ, ठीक। बराबर के एलसीएम करो, 9 से काटो, 9 त्रिक 27, 3 बचा, 9 चौको 36, बोलते क्या हो जाएगा? 657 बराबर एलसीएम, ठीक। अब भैया 657, 657, ठीक। अब गुणे में क्या है? 34। अब आप ध्यान दो, अब आप ध्यान दो, आप एक चीज ध्यान दे रहे हैं भाई साहब, इसके इकाई लास्ट में क्या है? 7 है, इसका क्या है लास्ट में? 4, इसका क्या है? 3। भैया आप अगर ये बहुविकल्पी में आपके प्रश्न आ गया है तो भैया इसका गुणे करने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा दिमाग लगाया करो। देखो अगर ये 7 है, 4, इसका क्या है लास्ट, अगर आप इसका गुणा करोगे
4 सत्ते 28, तो भैया लास्ट का क्या आ जाएगा 8 आएगा। 8 जो लिखा रहेगा ये तो सेफ रहेगा, यहाँ क्रॉस लगाओगे इसके नीचे कुछ आएगा नहीं, जोड़ने में लास्ट में 8 ही तो आएगा। इकाई अंक क्या होगा, मतलब जो भी संख्या होगी उसके इकाई अंक 8 ही होगा। समझ में आया? 4 सत्ते 28, 8 तो तुम्हारे सुरक्षित है, तो वो तो उसके नीचे क्रॉस लगेगा ना, 3 का गुणा करोगे तो यहाँ से शुरू होगा, तो 8 सेफ है। तो भैया जो भी संख्या होगा उसका जो इकाई अंक होगा वो 8 ही होगा। तो भैया 8 कहाँ आ रहा है, डी नंबर पर। इसका मतलब डी इसका तो है राइट आंसर। क्लियर है ना? गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? इतना लंबा गुणा करके टाइम बर्बाद क्यों करना। भैया 8 तुम्हारा कहाँ आ रहा है, डी वाले में, और किसी में आ नहीं रहा है, तो इसका डी इसका तुम्हारी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर है? समझ में आया? चलो अब चलते हैं प्रश्न नंबर तुम्हारा 5 की तरफ। चलो प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं भैया प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ठीक, चलो भैया, वास्तविक संख्या भी मिट गया, चलो कोई नहीं। अब चलते हैं भैया प्रश्न नंबर 5 की तरफ। भैया 4 प्रश्न आपके हो गए, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। चलो प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, परमेय संख्या हमसे कह रहा है, एक परमेय संख्या दे रखी है, परमेय संख्या, परमेय संख्या हमें दे रखी है कि भाई 13/3125 का दशमलव प्रसार पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, का दशमलव प्रसार पूछ रहा है। ठीक, परमेय संख्या 13/3125 का दशमलव प्रसार पूछ रहा है, कैसा होगा। आपको ए दे रखा है कि अशांत आवर्ती, अशांत और आवर्ती, ठीक है ना, अशांत और आवर्ती ये दे रखा है, ठीक है ना। और क्या दे रखा है, बी दे रखा है शांत, और क्या दे रखा है, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, ठीक है ना। और क्या दे रखा है, इनमें से कोई नहीं, या फिर दे रखा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कहने का मतलब दशमलव का प्रसार दो तरीके से होता है, ठीक है ना, एक परमेय में होता है, एक अपरमेय में होता है। पहले आप समझो, एक परमेय में होता है, एक अपरमेय में, ठीक है। दो आते हैं परमेय के अंदर, एक आता है अपरमेय के अंदर। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है ना। 3 आते हैं। कैसे, देखो परमेय में कौन कौन सा होता है, पहला आता है शांत दशमलव, क्या आता है, शांत दशमलव। दूसरा क्या आता है, अशांत दशमलव, अशांत और आवर्ती दशमलव, क्या आता है, आवर्ती दशमलव, ठीक। अब आपका एक बचा है, वो होता है अशांत और अनावर्ती दशमलव। क्या होता है, अशांत और अनावर्ती दशमलव, ठीक है ना। क्या होता है, अशांत और अनावर्ती दशमलव। तो भैया परमेय में आपके 2 दशमलव प्रसार आएंगे और अपरमेय में 1 दशमलव प्रसार आएगा, ठीक है। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे, कौन सा ये डेसिमल का प्रसार है, भाई अशांत है कि शांत है कि अशांत है, आवर्ती है, ठीक है। देखो शांत का मतलब क्या होता है, आप समझ लो। शांत मतलब जो स्थिर है, स्टॉप है, कुछ बोल नहीं रहा है। देखो अगर मानसिक तौर पे देखोगे, अगर हम बोल रहे हैं तो शांत नहीं है, अगर आप चल रहे हो तो शांत नहीं हो, रुके हो तो शांत हो, मौन हो तो शांत हो। कहने का मतलब शांत शब्द का मतलब कि आपके ऊपर स्टॉप लग जाए, ठीक है। तो गणितीय भाषा में शांत का मतलब ये होता है कि संख्याओं के ऊपर आप विराम लगा देना, स्टॉप लगा देना, कि अगर आपने स्टॉप लगा दिया तो मतलब संख्याएं आगे बढ़ नहीं सकती हैं, ठीक है। तो कहने पर दशमलव का प्रसार 2 तरीके से परमेय में होता है, एक तरफ से अपरमेय में होता है। शांत का मतलब होता है जब हम किसी संख्या को भाग देंगे और पूरी का पूरी कट जाए, पूरी की पूरी कट जाए, तो क्या हो जाएगा, वो शांत दशमलव हो जाएगा। कैसे, अब आप ध्यान देना, हमने लिखा, पहले आप समझो, हमने लिख दिया भाई 5/2, क्या लिख दिया, 5/2। अब भैया 2 को हमने 5 से भाग दिया, 2 दूनी 4, 1 आया, भाग नहीं जाया, हमने दशमलव लगाया, यहाँ 0 बढ़ाया, 2 पंचे 10, भाई साहब ये पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब कैसा है, ये एक आपका शांत है, कैसा है, ये शांत है, और ये क्या है, शांत दशमलव है। कैसा है, शांत दशमलव है। क्लियर है, क्लियर है कैसा है।
शांत दशमलव। क्लियर है? अब अशांत की बात कर लेते हैं। हमने कोई संख्या ले ली भैया 1/3, ठीक। अब भैया 3 को आप 1 से भाग दो, तो भाई भाग तो जाएगा नहीं, जीरो लगा के दशमलव लगाओ, ये बड़ा 3 त्रिकाई 9, एक आया फिर जीरो भरो 3 त्रिकाई 9, फिर एक आया फिर जीरो 3 त्रिकाई 9। भाई साहब इसको आप भाग देते चले जाओगे, 3 3 3 चलता है, खत्म ही नहीं होगा। हमने क्या बोला, भाग दिया, पूरा शेषफल जीरो आ जाए। जीरो शेषफल आ जाने का मतलब कि आपका दशमलव शांत हो गया, ठीक है। भाई जब कुछ बचेगा नहीं तो शांत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो भैया खत्म ही नहीं हो रहा, बार बार एक आ जा रहा, बार बार एक आ रहा है, इसका मतलब ये अशांत हो गया। कैसा हो गया? अशांत। अशांत के साथ साथ क्या है, ये 3 भैया बार बार घूम रहे हैं, आवर्ती, आवर्ती मतलब जो बार बार दोहराया जा रहा है, अशांत और आवर्ती। क्लियर है? तो भैया शांत दशमलव क्या होता है, 5/2। एग्जाम ये क्या हो गया, 1/3, ठीक। अब अशांत और अनावर्ती की अगर बात करेंगे तो भैया ऐसी संख्या, अभी हमने चर्चा की, रूट के अंदर हो लेकिन साथ में उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकले। अभी चर्चा किए थे ना, जैसे दे दिए भैया √2, √3। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है और अशांत और अनावर्ती दशमलव है, ठीक है ना। और √2, √3, √5 सब किसके अंतर्गत आते हैं, अपरिमेय संख्या के। अपरिमेय संख्या या फिर अशांत और अनावर्ती दशमलव, ठीक है ना। अशांत और अनावर्ती दशमलव का सबसे अच्छा उदाहरण पाई है, या फिर रूट के अंदर वो संख्या है जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकले, पूर्ण वर्गमूल ना निकले, ठीक है। चलो समझ में आया। एक चीज अब आपकी पहचान कैसे करोगे, देखो शांत दशमलव की पहचान की तरीका बता दे आपको। अब आप ये समझो, आपने ये समझ लिया, अब आप ये समझो भाई शांत दशमलव की पहचान क्या होती है, आप इस चीज को समझो कि शांत दशमलव की पहचान क्या होती है, इस चीज को समझो, ठीक ना। कैसे पहचान करते हैं, ध्यान देना। अगर किसी भी संख्या, तो सबसे मेन होता है हर। क्या होता है? हर। हमने ऐसे कोई संख्या लिख दी, हाँ कोई संख्या आप लिख लो, हमने लिख दिया 7/5, ठीक है। अब ध्यान देना, पूरा खेल हर का है, किसका है, हर का, ठीक है। अगर शांत दशमलव है तो उसकी पहचान क्या होगी, हर 2 की पावर n, 5 की पावर n m के फॉर्म में होना चाहिए, के फॉर्म में होना चाहिए। अब ये क्या फॉर्म होता है, इसको हम थोड़ा सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब ये गणितीय भाषा है, देखो जहां n व m क्या है, कोई भी पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। कैसा है? कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक आपको हमने समझा ही रखा है, ठीक है। कहने का तात्पर्य क्या है कि आप यहाँ पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक रखोगे, ठीक है ना, कोई भी धनात्मक पूर्णांक रखोगे। कहने का तात्पर्य हमारा क्या है कि भैया अगर हर आपका 2 या 5, 2 × 5 या सिर्फ, तो क्या या तो 2 में या तो 5 हो या तो दोनों हो, अगर हर आपका इस फॉर्म में है, हर में आपका जो गुणनखंड है, देखो हमने क्या बोला, जो नीचे वाली कैसे भाई, जो हमारी जो नीचे वाली संख्या है, आप इसका अभाज्य, किसी भी चीज का अभाज्य फैक्टर करते हैं। अभाज्य फैक्टर में मतलब जितनी भी अभाज्य संख्या है, ध्यान देना, जितनी भी अभाज्य संख्या है अगर उनका मल्टीपल करने पर, या फिर जितनी भी अभाज्य संख्या है उसमें 2 और 5, ध्यान देना, जितनी भी अभाज्य संख्या है उसमें 2 और 5, इन दोनों को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्या है सब अगर हमारे हर पे नीचे दी हुई है तो कैसी संख्या होगी, वो कैसा दशमलव प्रसार होगा, अशांत, अशांत और आवर्ती। कैसा होगा, अशांत और आवर्ती। ध्यान देना, कैसे पहचान करेंगे, कौन से, अगर आपको भिन्न दे दिया गया, संख्या दे दी गई भिन्न में, आपको कैसे पता लगेगा ये शांत है कि अशांत है। देखो हमने क्या बोला, अगर आपका संख्या का हर 5 या 2 के फॉर्म में है, सीधा समझो 5 या 2 के फॉर्म में है, 5 या 2 के, अगर इसका गुणनखंड 2 या 5, अगर 2 भी है या 5 है, सिर्फ 2 और 5 के फॉर्म में है तो वो शांत दशमलव हो गया। ध्यान देना, यहाँ क्या है 5, इसका मतलब शांत दशमलव। अगर हमने लिख दिया भाई 7/2, 2 है, शांत दशमलव। अगर हमने लिख दिया भाई 7/10, तो भैया आप इससे पहचानो, इसको क्या लिख सकते, 2 × 5, तो भैया ये भी क्या है, शांत दशमलव। कैसा है, शांत। शांत दशमलव की पहचान क्या, अब हर को देखो, अगर हर 2 या 5 का रूप में हो, या 2 5 दोनों हो, 2 अकेला हो, 5 अकेला हो, तो क्या हो जाएगा, वो शांत दशमलव हो जाएगा, ठीक है। एक चीज और, अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर सर जी हर में 2 भी हो, 5 भी हो, उसके साथ और भी आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, क्या ये शांत होगा क्या? नहीं,
ओनली 2 और 5 होना चाहिए, ये 2 5 एक साथ होना चाहिए। इनके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए 3 सॉरी 7 11 13 19 भाई साहब वो अशांत होगी, ठीक है ना। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या आपको समझने वाली वो आप समझ लो। हमने क्या बोला, ये चीज आपको समझना जरूरी। हमने क्या बोला, हर आपका 2 या 5, 2 की पावर हमने सीधा भैया 2 की पावर n 5 की पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। कहने का मतलब इनका गुणज होना चाहिए, इनका मल्टीप्लाई होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। 2 और 5 का फैक्टर अगर आपके हर में है अभाज्य संख्या के रूप में, क्योंकि दोनों अभाज्य है। इनके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या है, इनके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या है, अगर ये आपको हर पे दिख गई तो भैया अशांत दशमलव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्लियर है ना। और कहने का मतलब अगर ये आप ये सोचोगे ये दोनों है, आप ये सोचोगे सर जी ये दोनों होने चाहिए बस, इसके सिवा कुछ भी और हो काम चल जाएगा, नहीं। ओनली देखो, केवल ओनली यही होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने सोचा भैया 2 भी है 5 भी है, साथ में आपको 3 दे दिया, तो आप तो सर जी ने बोला था 2 5 होने चाहिए, तो इससे क्या लेने, नहीं 2 5 के साथ अगर 3 है तब समस्या बन जाएगी, तब ये शांत या अशांत ये आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे, सिर्फ अगर आपका 2 5 का गुणा, जो भैया आपने लिखा 5 दूनी 10, 10 माना 50 नीचे लिख दिया, भैया 10 गुणे 5, इसे क्या लिखोगे 2 गुणे 5 गुणे 5, भाई 2 5 का फैक्टर है, भैया कैसा शांत हो जाएगा। लेकिन आपने कहा भैया 2 5 के साथ 3 आएगा तो कैसे चेक, तब क्या शांत होगा, नहीं। इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा, इसके लिए बिंदु को आपको सरल करके देखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, जैसे हमने बोल दिया भैया 21/35, क्या बोला 21/35। अब आपको ये लगेगा क्या, आपको अगर हर का फैक्टर दोगे 5 गुणे 7 आएगा। अब आप कहोगे सर जी आपने 5 बोला था और 2 बोला था, लेकिन यहाँ 5 के साथ 7 है, 7 आपने बोला नहीं था, 7 है इसका मतलब अब समस्या बन गई, ये तो आसान दशमलव होगा, नहीं। यही तो समस्या है। हमने क्या बोला, अगर 2 और 5 है तब तो भैया शांति है, 2 5 के अलावा कोई और है तो आपको चेक करना पड़ेगा। भाई 21 को काटो 7 तरीके 21 और 7 माना 35, छोटा करने में 3/5 आया, तो 5 तो किस किस में आता है, ये शांत में आता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, शांत। तो कहने का मतलब 2 5 के अलावा कुछ भी आएगा वो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो अब सवाल पे आ जाते हैं। अब हम सवाल पर आ जाते हैं, सवाल हमारा क्या कह रखा है, सवाल पे आ जाते हैं, ध्यान देना। अब चलते हैं भैया सवाल की तरफ। सवाल हमारा क्या कह रखा है, सवाल पे ध्यान देते हैं, ठीक है ना। अब भैया सवाल पे आ जाते हैं। सवाल क्या कह रहा है, अब सवाल पे दें। सवाल कह रहे हैं भैया 13/31/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा, ठीक है ना। अशांत है कि शांत है कि अशांत आवर्ती के इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो भैया अशांत अनावर्ती तो हो ही नहीं सकता ना, रूट का कोई मामला आ ही नहीं रहा है। भैया बच्चे तो देखो, अशांत आवर्ती रूट वाला तो होता ही है, लेकिन दशमलव प्रसार में हमने क्या बोला, दशमलव प्रसार में बोला कि भैया वो खत्म भी नहीं होगा, चलता रहेगा चलता रहेगा, लेकिन वो रिपीट भी नहीं होगा, दोहराया भी नहीं जाएगा। और उसको आपको कल्पना करके से एग्जांपल बताएं। हमने ले लिया कि भैया, हाँ हमने ले लिया कि 2.14 414 414 1414, ये ना तो ये रिपीट हो रहा है ना तो ये खत्म हो रहा है। तो ऐसा कुछ उदाहरण दिखेगा तो ये आपको हो जाएगा अशांत और अनावर्ती, ठीक है ना। ये आना है अशांत और अनावर्ती, ठीक है। अब 13/31/5 का दशमलव प्रसार क्या है। अच्छा एक चीज और, अब हम ये कैसे पता करेंगे कि दशमलव प्रसार कहाँ जाके रुकेगा, अगर शांत दशमलव है कहाँ जाके रुकेगा, इसकी सबसे तगड़ा ट्रिक आपको बता रहे हैं, आप इस चीज को ध्यान दें। अगर शांत दशमलव है तो कहाँ जाकर रुकेगा, कैसे पता लगेगा, तो आप उसमें क्या देखोगे जानते हो, जैसे हमने क्या बोला शांत दशमलव में 2 की पावर n और 5 की पावर m में होना चाहिए। कहने में 2 की पावर कुछ होनी चाहिए और 5 की पावर कुछ होनी चाहिए। तो कहने को जिसकी पावर अधिक होगी, जैसे हमने ले लिया 2 की पावर 4 और हमने ले लिया 5 की पावर 1, ठीक है। तो जिसकी पावर अधिक होगी समझ लो दशमलव का प्रसार वहीं तक जाएगा, वहां पर रुक जाएगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे हमने बोले दो, जैसे आपने लिखा भाई 2 की पावर 4 5 की पावर 1, ठीक है। और आपका दशमलव का प्रसार कहने का मतलब कहाँ रुकेगा, वो 4 अंक के बाद ही रुकेगा। जैसे आपने लिखा 10 8 0, यहीं पर जाकर रुक जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि भैया शांत दशमलव है तो शांत दशमलव कहाँ पर जाके समाप्त होगा, वो कैसे पता करेगा, वो हर से पता लगेगा। अब हर में आपका पावर देख रहे हैं, जिसकी पावर अधिक होगी समझ लो वहीं पर जाकर दशमलव का प्रसार रुकेगा, वहीं पर जाके शांत हो जाएगा। 2 की पावर 4 तो 2 की पावर अधिकतम घात क्या 4, तो 4 पे जाके क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आया। चलो अब आप यहाँ समझो, अब आप यहाँ ये समझो कि सवाल आपका क्या दे रखा है। सवाल आपको ये दे रखा है कि 13/31/25 इसका प्रसार कैसा। भैया एक आपको हर देखना है, 31/25 क्या लिख सकते, 5 की पावर 5 लिखो, क्या होता है भैया गुणा करके देखो
क्या होता है भैया, गुणा करके देखो, 5 5 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे 31 25, ठीक है। अब हर में क्या आ गया, हर में क्या आ गया, 5 की पावर n का फॉर्म है ना, हर में क्या आ गया 5 की पावर m, बस हो गया भैया। आपने 5 पकड़ लिया तो कैसा हो जाएगा, शांत हो गया। क्या हो गया शांत, हमने केवल 5 और 2 दिख जाए तो शांत, इसके अलावा कुछ दिखेगा तो भैया आसान। इसके इन दोनों के अलावा कुछ दिखा, इन दोनों अभाज्य संख्या के अलावा और भी जो अभाज्य संख्या दिखेगी तो आसान। हमने बोला 2 5 दिखे तो शांत, इनके अलावा और अभाज्य संख्या दिखे तो आसान। अगर इनके, हमने कहा इन ये दिखे तो शांत, इनके अलावा कुछ दिखे तो आसान, और इनके साथ अगर दोनों एक साथ आ जाए, 2 5 के साथ अभाज्य भी आ जाए, तब हमको सरल करके चेक करने पड़ेगा। क्लियर है ना, तो भैया 5 दिख गया तो क्या हो जाएगा, शांत। क्लियर है, चलो ठीक है, चलो आपका भी प्रश्न हो गया। अब चलते हैं भैया, प्रश्न नंबर कौन सा था ये हो गया आपका, हाँ 5, प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं भैया प्रश्न नंबर 6 की तरफ। भैया प्रश्न नंबर 5 भी हो गया, अब चलते हैं भैया प्रश्न नंबर 6 की तरफ, ठीक है। अब चलते हैं भैया प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होगा। सबसे छोटी देखो, सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक है ना, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का क्या क्या पूछ रहा है, एचसीएफ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होगा आपसे पूछ रहा है। तो सबको सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती, क्या होती, 2 2 एक सम अभाज्य संख्या है, एक और इसकी क्वालिटी है, 2 एक सम अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। 2 कैसा है, 2 एक सम अभाज्य संख्या है, सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो सम है और अभाज्य भी है, ठीक है। तो भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई, और सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भैया एक तो किसी में नहीं आता, ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य। एक भाज्य और अभाज्य की नहीं है, उसका कारण क्या है, आपकी एक प्रमेय होती है अंक गणित की आधारभूत मूल प्रमेय, उस पे हम चर्चा करेंगे। इसकी वैल्यू वहीं पर समझ में आती है कि एक को हमने भाज्य और अभाज्य की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा, इसको सबसे अलग क्यों कर दिया। ये हम जब अंक गणित के आधारभूत मूल प्रमेय से संबंधित प्रश्न आएगा उस पर हम आपको बताएंगे, ठीक है ना, ध्यान देना। तो भैया एक तो हमारा हट गया, और 2 तो हमारा अभाज्य, अभाज्य भैया लेके चले गए, 3 भी अभाज्य होता है, ठीक है, बचा क्या 4, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। अब 2 और 4 का एचसीएफ बता दो, कितना आसान है, ये तो बता ही लोगे ना, ये तो हर बच्चे को पता होगा। 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा, क्या होगा 2, ठीक है ना, क्या होगा 2। तो भैया सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, 2 होगा। क्लियर है, क्या होगा 2, समझ में आया। चलो अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, ये भी आपका हो गया। अब चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 7 की तरफ, प्रश्न नंबर 7 की तरफ लेके चलेंगे आपको। अब प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, अंक देखो यही प्रश्न आ ही गया आपका जो अभी अपनी चर्चा किया। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को किसके गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। फिर हम यही चीज कहेंगे कि हम गणितीय भाषा में नहीं समझाएंगे, सरल भाषा में समझो, समझ में आएगा। हमसे कह रहे हैं अंक गणित की जो आधारभूत प्रमेय होती है उसके अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को किसके गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। पहला आंसर दे रखा है, पहला विकल्प आपको दे रखा है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। दूसरा विकल्प आपको दे रखा है सम संख्या, क्या दे रखा है, सम संख्या। और तीसरा विकल्प आपको दे रखा है परमेय संख्या, क्या दे रखा है, परमेय संख्या दे रखा है। और चौथा आपको दे रखा है विषम संख्या, क्या दे रखा है, विषम संख्या, ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहा है कि अंक गणित के आधारभूत मूल प्रमेय के अनुसार सब प्रत्येक भाज्य संख्या को किसके गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। देखो सरल भाषा में आप अंक गणित के आधारभूत मूल प्रमेय समझो,
अंकगणित की क्या दे रखा है, अंकगणित की आधारभूत मूल प्रमेय, ठीक है ना, आधारभूत मूल प्रमेय, ठीक है ना, अंकगणित की आधारभूत मूल प्रमेय, ठीक है। अब अंकगणित की आधारभूत मूल प्रमेय क्या होता है, इसको सरल भाषा में समझो, गणितीय भाषा में मत समझो, आपको समझ में नहीं आएगा। हम कह रहे हैं भैया भाव समझ में आना चाहिए, परीक्षा में हमें क्वेश्चन करने, गणितीय भाषा के स्टैंडर्ड फॉर्म लेके डेफिनेशन नहीं लिखना वहां पर, ठीक है ना। समझो हमने क्या बोला, आप सीधा समझो, जब किसी भी भाज्य संख्या को आप किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख दो, तो ये आपका अंकगणित की आधारभूत मूल प्रमेय होता है, ठीक है। आप सीधा समझो, कोई भी आप भाज्य संख्या ले लो, हमने ले लिया भैया 16, ठीक, ये है एक भाज्य संख्या है, कैसी संख्या है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या तो आपको पता ही है, ठीक है ना भैया। आंख मूंद के भैया 1 और 16 तो आप लिख दोगे, इसके सिवा किसी से कट गया आगे चेक ही नहीं करना, ये भाज्य संख्या, ठीक है। अब भाज्य संख्या को आपको इसको टुकड़े करके लिखना है अभाज्य संख्या के रूप में, यही आपका अंकगणित की आधारभूत मूल प्रमेय हो गया। अब इसको लिखना कैसे है, इसके टुकड़े करने, लेकिन टुकड़े कैसे होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज है, टुकड़े कहने होने चाहिए अभाज्य। आपको अगर नहीं पता तो आप ऐसे करके चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें अभाज्य संख्या का ही गुणा होता है, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख दे रहे भैया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब देखो ये सब अभाज्य है, ये सब अभाज्य है, तो कहने मतलब भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख दो, अभाज्य संख्या के गुणनफल रूप में लिख दो, इसी को हम बोल देते हैं क्या, अंकगणित की आधारभूत मूल प्रमेय। समझ में आया, समझ में आया ना, गणितीय भाषा में समझने की जरूरत तो नहीं। हमने क्या बोला भैया, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के, ये सब अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख दो, इसी को बोलते हैं अंकगणित की आधारभूत मूल प्रमेय। तो भैया अंकगणित के आधारभूत मूल प्रमेय के अनुसार किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। आपसे यही पूछा है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को किसके गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, अभाज्य संख्या का, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चीज समझो, हमने एक की बात चर्चा की थी, अब उसका समय आ गया बताने के लिए। एक को ना तो भाज्य लेते ना तो अभाज्य, क्यों, कारण क्या समझो। अगर आप एक को अभाज्य संख्या के कैटेगरी पे रखोगे, हमने क्या बोला, अगर आप एक को अभाज्य संख्या के कैटेगरी पे रखोगे, भाई साहब एक को आप लिखते रहोगे तो एक को तो आप कितनी भी बार लिख दो, भाई एक ऐसी संख्या आप कितनी भी बार लिखोगे खत्म ही नहीं होगी। एक को तो मन मर्जी लिख सकते हो ना, तो अगर आप अभाज्य की कैटेगरी में रखोगे तो एक तो आप लिखते ही जाओगे, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो जब एक को आप कितनी बार, भाई यहाँ पर लगाम लग गया है, जितनी संख्या है उतना ही फैक्टर है, ये उतना ही गुणनखंड है। लेकिन एक अगर आपने ले लिया तो एक तो आप कितनी बार लिखते जाओ खत्म ही नहीं होगा ना, इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं। तो इसका मतलब जब आप एक लोगे तो इसका लिमिट क्रॉस, मतलब इसका लिमिट ही क्रॉस हो जाएगा, ये एक जगह कहीं पर फिक्स है, सीमित नहीं होगी। और जब सीमित नहीं होगा तो आपका ये जो अद्वितीय नियम है ना, यूनिक नियम है, ये फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आया ना, कहने का मतलब जितनी संख्या दी है वो एक स्थिरता में है, तो इसका गुणनखंड भी स्थिर रूप में आएगा। एक ले लिए तो खत्म ही नहीं होगा, एक को आप कितनी भी बार लिख दो आप स्वतंत्र हो गए ना, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। इसका मतलब जो आपने बैलेंस बना के रखा वो आपका फेल हो जाएगा, आपका जो यूनिक कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। इसी कारण से एक को ना तो हम भाज्य में लेते हैं ना तो अभाज्य में लेते हैं। समझ में आया, हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो चलो इसको भी लिख लो। अब आगे चलते हैं, अब चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 7 हो गया, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब भैया चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 7 हो गया है, अब चलते हैं 8 की तरफ। भैया 8 क्या कह रहा है, 8 कह रहा है कि पाई किस प्रकार की संख्या है। पाई तो आपको भी पता है, पाई किस प्रकार की संख्या है, हमसे पूछ रहा है। आपको दे रखा है परमेय, अपरमेय। हमने बताया कि सबसे अच्छा अपरमेय संख्या का उदाहरण क्या होता है, अपरमेय। ठीक है, सबसे अच्छा अपरमेय संख्या का उदाहरण क्या होता है, परिमेय, सॉरी पाई। क्या होता है, पाई। तो भैया पाई कैसी संख्या है, अपरमेय। क्लियर है, कोई समस्या नहीं। चल तो अब चलो भैया, प्रश्न नंबर 8 हो गया, अब चलते हैं भैया प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर चलते हैं 9 की तरफ। 9 क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 60 दे रखा है। भैया दो संख्याओं का, ध्यान देना, दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है 60 और एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 15। एक संख्या 20 दे रखी, भैया एक संख्या आपको दे रखी है 20, ठीक है, और दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है
भैया दूसरी संख्या आपसे ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तो ये दूसरी संख्या आप हमको बता दो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए भैया कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, आप ही बताओ भाई। दो संख्याओं का गुणनफल होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम, या एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल। भैया एलसीएम कितना दे रखा है? 60। और भैया कितना दे रखा है? 15। 15 दे रखा है, कुछ और दे रखा है? 5 है। बच्चों यहाँ गलती हो गई, यहाँ पर 5 दे रखा है, ठीक है ना। ये 5 दे रखा है, ठीक। एक संख्या क्या दे रखी है? 20। दूसरी आपको पता करना है। जो पता करना है उसको एक तरफ रखो। अगर गुणे में कोई चीज ऊपर है तो इधर आएगी तो नीचे आ जाती, ठीक है। 20 टाइम 60 हो जाएगा, 5 तेई 15 हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 15। क्लियर है? चलो अब प्रश्न नंबर चलते हैं 9 की तरफ। अब ध्यान देना, ठीक है ना। भैया ये प्रश्न आपका हो गया, अब आगे आप ध्यान दो। भैया आगे का प्रश्न आपका क्या चल रहा है? देखो हमें दे रखा है 10वां प्रश्न। 9 आपके हो गए, 10वां क्या कह रहा है? किसी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है? सम पूर्णांक का रूप क्या होता है? किसी पूर्णांक n के लिए, n कोई पूर्णांक दे रखा है, n कोई क्या दे रखा है? पूर्णांक दे रखा है, ठीक है ना। n कोई पूर्णांक है। हमें कह रहा है कि प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा? प्रत्येक, अगर इसी को हम सम फॉर्म में लिखें, सम संख्या के पूर्णांक के रूप में लिखें, सम संख्या के पूर्णांक के फॉर्म में लिखें तो इसका रूप क्या होगा? समझ में आया? कहने का मतलब n कोई पूर्णांक है, कोई शब्द लग गया मतलब आप कोई भी पूर्णांक ले सकते हो। n कोई पूर्णांक है तो आप कोई भी पूर्णांक ले सकते हो। यहाँ कोई लग गया तो एक्स वाई जेड कोई भी पूर्णांक ले सकते हो, जो नंबर रेखा में आपने दर्शाया है कोई भी ले सकते हो। यहाँ धनात्मक है ऋणात्मक नहीं बोला, कोई लगा है। आप -1 -2 -3 कुछ भी ले सकते हो। लेकिन कह रहा है कि सम पूर्णांक के रूप में इसको लिखना है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे, क्या दे रखा है? एक दे रखा है, हाँ, n ए नंबर दे रखा है, इधर लिख देते हैं, देख। 4 ऑप्शन आपको क्या दे रखा है? पहला ऑप्शन दे रखा है n, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 2n+1, और तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 2n, और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है n+1, ठीक है। अब ध्यान देना, कहने का मतलब इस पूर्णांक को क्या लिखना है? के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक, प्रत्येक लग गया भाई, हर एक सम पूर्णांक के फॉर्म में लिखना है। तो इन 4 में से कौन सा होगा जो कोई भी हम पूर्णांक रखेंगे तो एक सम पूर्णांक दे आपको। सम पूर्णांक मतलब संख्या के रूप में पूर्णांक दे, समझ में आ रहा है? अब n की जगह हम जो कोई ऐसा n का ऐसा फॉर्म बनाना है, इन चारों में से विकल्प दे रखा है कि n की जगह हम कोई भी पूर्णांक रख रहे हैं तो मतलब जो भी निकल के आ रहा है वो आपको सम पूर्णांक मिलना चाहिए, सम संख्या मिलनी चाहिए। अब आप देखो तो इसके हिसाब से क्या होगा? सी। क्यों भैया? 2 पे आप 1 रखो, कोई भी पूर्णांक रखे ना 2 हो जाएगा, फिर आप 2 रखो 4 हो जाएगा, फिर आप 3 रखो आपको 6, सब सम मिल रहा है, सब मिल रहा है ना। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। अगर आपसे विषम पूछ लेगा तो आप क्या लोगे? या तो वो 2n+1 होगा या तो 2n-1 होगा, ठीक है। घटेगा तब भी विषम आएगा और बढ़ेगा तब भी सम आएगा। मतलब 2n में अगर आप 1 जोड़ दोगे तो विषम का निकल के आएगा। क्यों? आप देखो 1 रखो और 1 जोड़, 2 1 कम तो 1, 3। अब माइनस वाला देख लो, ठीक है ना। जैसे हमने ले ली भैया 2, यहाँ 3 रखो, -2 3 6, 6 में से 1 गया 5। क्लियर है ना? कहने का मतलब विषम के लिए 2n+1 2n-1 होगा और सम के लिए क्या होगा? 2n होगा। क्लियर है? कोई समस्या नहीं? चलो भाई प्रश्न नंबर 10 आपका हो गया, ठीक। प्रश्न नंबर 10 भी आपका हो गया, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 10 भी आपका हो गया, ठीक है ना। भैया आपके प्रश्न हो गए। और देखो हमसे कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, अगला प्रश्न देखिए हमसे क्या कह रहा है। नहीं, अगला प्रश्न ये है कि संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखो। संख्या 140 दे रखी है आपको, कह रहे हैं इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखो। अभाज्य गुणनखंड में, तो अभाज्य गुणनखंड के लिए आप क्या करोगे? इसका अभाज्य गुणनखंड कर दो, 2 सतह 14। इसको डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं आपको समझाने के लिए, आप तो ऐसे करोगे, ठीक है ना। आप तो इसको ऐसे करोगे, ठीक है। कितना हो जाएगा? 2 35 बार हो जाएगा, ठीक। 5 3, हाँ 5 7 बार जाएगा, 7 एक बार आएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2, 5 गुणते 7। ये अभाज्य फैक्टर्स के रूप में हमने लिख दिया ना, हो गया आपको उत्तर। चलो और क्या कह रहा है? अब आप आ जाओ 12वें प्रश्न में। भाई 11 प्रश्न आपके हो गए, 11 प्रश्न आपके हो गए। अब आ जाओ 12वें प्रश्न में। हमसे कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की कोई विधि नहीं लगानी, कह रहा है। और बिना विधि लगाए आप ये बता दो 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति? 17/8 दशमलव प्रसार इसका कैसा है बताओ?
हमसे कह रहे हैं भैया दशमलव प्रसार इसका कैसा है बताओ। कोई ऑप्शन दे रखा है क्या? नहीं, ऑप्शन नहीं दे रखा है। इस आपसे पूछ रहे हैं कि भैया हाँ 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती दशमलव है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, चलो हमसे ये पूछ रहा है। ठीक, 17/8 का हमें क्या पूछ रहा है? ये शांत, देखो दो ही पूछ रहा है, शांत है प्रमेय के अंतर्गत या फिर अशांत और आवर्ती। बताओ कौन सा होगा, शांत है या अशांत आवर्ती। ठीक है ना, ये आपसे पूछ रहा है, बताओ शांत है या अशांत आवर्ती। हमने क्या बोला भाई, आप हर को देखोगे, अगर ये 2 की पावर n 5 की पावर m का फॉर्म है, या फिर सिंगल 2 की पावर n हो, या फिर सिंगल 5 की पावर m हो, तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अब इसको देखो भैया, 8 को तुम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 को क्या मानो भाई? n का फॉर्म में है। तुलना करोगे 2 की पावर 3 बराबर 2 की पावर n, n बराबर कितना है? 3 दे रखा है, तो 2 की पावर n का फॉर्म में है, 2 की पावर n का फॉर्म में है, इसका मतलब कैसा हो जाएगा? शांत दशमलव। क्या हो जाएगा? शांत दशमलव। भाई पूरी चीज हल करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? शांत दशमलव। क्लियर है? चलो समझ में आया? चलो समझ में आया ना? क्लियर है? चलो आपके 12 प्रश्न हमने करा दिए हैं, ठीक है, समझ में आया? चलो अच्छी बात है, 12 प्रश्न आपके हो गए हैं। देखो और कैसे प्रश्न आपके पूछेंगे, आपका देखिए 13वां प्रश्न देखो, हमसे क्या कह रहा है कि भाई 7 गुणे 11 और गुणे 13 और प्लस का 13 हमसे कह रहा है का एक भाज्य संख्या, हाँ 13 एक भाज्य संख्या है क्या? हाँ हमसे पूछ रहा है, एक आपको ये एक हाँ व्याख्या, हमसे कह रहे व्याख्या कीजिए कि भैया 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 क्या एक भाज्य संख्या है क्या? हाँ ये दे रखा है कि एक भाज्य संख्या नहीं। हाँ देखो हमसे कह रहा है कि भाई व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 भाज्य संख्या क्यों है। हमसे पूछ रहा है कि भैया भाज्य संख्या क्यों है, ये आपसे पूछ रहा है, व्याख्या करो और भैया लिख के बताओ कि भाज्य संख्या क्यों है। तो आप इसको थोड़ा सा सरल करो, क्या करोगे, यहाँ से 13 कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा? 7 गुणे 11, 13 निकल जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ क्या बचेगा? प्लस का 1। क्लियर है? अब आप देखो भाई 13 ये कितना बचे? 11 सत्ते 77 प्लस का 1, 13 गुणे 78। ठीक, अब भैया भाज्य संख्या ये क्यों है, यहां से देखो, अगर आप देखो हम जानते हैं कि 78 में हम देखोगे भैया 78 में एक तो लिखोगे, 78 भी लिखोगे, कोई एक और गुणनखंड ले लो भैया, हमने कहा एक 78 तो लिखना ही लिखना है। 2 से कटेगा 2 तिहाई 6, 2 9 18 39, 2 तिहाई 6, 2 9 18, तो भैया इसके 2 से अधिक फैक्टर आ गए, तो आप लिखोगे भाई कि जो हमारे इक्वेशन दे रखा है, जो भी हमें ये पद दे रखा है, इसमें 78 के 2 से अधिक गुणनखंड है। 78 के 2 से अधिक गुणनखंड है, जब 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो वो संख्या भाज्य होती है। क्या होती है? भाज्य होती है, ठीक है ना। आपको गुमराह करके इसने अभाज्य के रूप में दिया था, आपने थोड़ा सरल किया तो भैया यहाँ भाज्य बना, और भाज्य बन गया, 2 से अधिक फैक्टर हो गए, अब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, तो कैसे हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब देखो क्या कह रहा है भैया, आपके 13 प्रश्न हो गए। कितने प्रश्न हो गए आपके? 13 प्रश्न हो गए, ठीक है ना। जितने भी टाइप के सवाल हमने बने आपके रियल नंबर पे, हमने सब आपको बता दिए हैं। बस हाँ दीर्घ उत्तरी का आपका बाकी है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ये सवालों को हम आपको कल बता देंगे, ठीक है ना। और आपको क्या और भी जितने सवाल बन रहे हैं हमने सब बता दिए, ठीक है। और क्या दे रहे, एक सवाल आपको और कराते रहे, फिर आपका ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका दीर्घ उत्तरी बचेगा, वो हम कल करा देंगे आपको। हमसे कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 बचते हैं, ठीक है ना। हमसे कह रहा है कि भैया देखो वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 70 और 125 से 70 और 125 से विभाजित करने पर, अगर हम इसको इससे विभाजित करते हैं तो भैया क्या बचता है? शेषफल क्रमशः क्रमशः बच रहा है, क्या बच रहा है? 5 इससे बच रहा है, वह 8 इससे बच रहा है, ठीक है ना। तो कह रहे भैया बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो भैया बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हम क्या करते हैं? बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है भैया, इन दोनों का बड़ी से बड़ी संख्या क्या थी, जिससे जिससे 70 125 को विभाजित करने पर, भाई जिस संख्या को 70 और 125 से अगर हम विभाजित करते हैं तो भैया क्रमशः शेषफल क्या आ रहा है?
शेषफल 5 और 8 आ रहा है, ठीक है ना, जिससे अगर हम इसको विभाजित करते हैं भैया क्रमशः शेषफल 5 और 8 आ रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है। देखो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपको भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। जब बड़ी कक्षाओं में डायरेक्ट लगता है, वन शॉर्टकट ट्रिक बोलते हैं उसको, ठीक है। आप समझाएंगे, देखो आप इसको, इसका उत्तर कितना आएगा जानते हो, 13 आएगा। कितना आएगा, 13, ध्यान देना। 13 पचे 65, 13 पचे 65, 5 शेष बचेगा कि नहीं बचेगा, भाग देना। 13 नियम 117, 13 नियम 117 भैया, कितना बचेगा, 8 शेष बचेगा कि नहीं। वो संख्या बड़ी से बड़ी क्या है, 13, और 13 बड़ी से बड़ी संख्या, इस इधर से 5 भी बच रहा है, इधर से 8 भी बच रहा है, तो भैया हमसे क्या पूछा, हाँ क्रमशः शेषफल बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो भैया ये आ गया। आपको पता होना चाहिए कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछे कि इसका अब ये तो हो गया शॉर्टकट तरीका। अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछते हैं तो आपको पता है कि बड़ी से बड़ी के लिए हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ। क्या निकालते हैं, एचसीएफ। अब आप देखो भाई, हम इसको पहले परफेक्ट संख्या बनाएंगे। हमसे कह रहा है जब भाग देते हैं तो 5 शेष बचता, भैया 5 शेष बचे ही क्यों, इसको हटाओ, 5 शेष ने कंप्लीट नंबर निकालो। 5 शेष जो बचा है इसका मतलब वो अधिक संख्या है, तो अधिक संख्या को हम घटा दिए, कितनी संख्या आई, 65। सेम इसी प्रकार 125 में 8 बचा है, तो ये जो 8 ज्यादा बच रहा है ना, तो ज्यादा को हटा दो, कितना बचेगा, 117 बचेगा, ठीक है। अब ये कंप्लीट नंबर हो गया, ठीक है। अब ये कंप्लीट नंबर हो गया। अब ये जो कंप्लीट नंबर आ गया है ना, इनका आप क्या निकालोगे, इसका आप निकाल दो एचसीएफ। क्या निकालोगे, एचसीएफ निकाल दो। अब यही एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, एच बड़ी से बड़ी, मतलब एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ निकाल दोगे तो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी। अब आप यहाँ से देखो भैया 65 आपका निकल के आया, 117 आया, ठीक है ना। भैया 65 को आप क्या लिखोगे, 13 पचे 65, इसे क्या लिखोगे, 13 नहीं है 117, ठीक। दोनों में कॉमन देखना है ना भैया, 13 इसमें भी 13 इसमें भी, बाकी तो सब फालतू है। 13 इज द आपका राइट आंसर, क्लियर है। हम उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। आपका सॉरी, रियल नंबर्स के हमने जितने भी संभावित सवाल थे सब हमने करा दिए हैं, बस दीर्घ उत्तरी के प्रश्न बाकी हैं। तो 6 नंबर में आता है, और आपको सिद्ध करना होता है √3 या 2 + √3 √5 एक अपरिमेय संख्या, आप सिद्ध करके बताओ। ये हम आपको कल बताएंगे। देखो रटना नहीं, आप एक चीज यूनिक कॉन्सेप्ट दिमाग में ये बैठा लो, जो चीज सत्य है अगर आपको उसको जबरदस्ती कहा जाए इसे सिद्ध करो, 2 + 2 4 होते हैं तो हकीकत है, लेकिन किसी ने बोला भैया इसको सिद्ध करके दिखाओ, तो बेवकूफ है। सत्य चीज को कैसे आप प्रूव करोगे। तो जब सत्य चीज को प्रूव करने के लिए कहा जाए जो पहले से ही प्रमाणित है, तो उसके लिए आप कॉन्ट्रोडिक्शन मेथड लगाना है, विरोधाभास। लोगों के मन में सवाल आते हैं विरोधाभास कब लगता है, तो रटना है ही नहीं ना। कल हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।